कक्षा 12 फिजिक्स और चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र और उसका जो हम लोगों ने भाग ई लिया है निबंधात्मक प्रश्न उसकी हम आज चर्चा करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न मतलब ये कि जिसके अंक भी ज़्यादा होते हैं और जिसके जवाब भी थोड़ा डिटेल में हमें देना होता है। उसमें कुछ डेरिवेशंस होते हैं, कुछ लंबी व्याख्या होती हैं, इसलिए इनको निबंधात्मक नाम दिया है। आइए इस चैप्टर 1 के मुख्य जो हम निबंधात्मक प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करें। देखिए, एक प्रश्न इसमें आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? और एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल और विद्युत दाब के लिए व्यंजक ज्ञात करो। 3 चीज़ दिखानी है हमको, तीव्रता, विद्युत बल और विद्युत दाब। हमने इन 3 चीज़ों को 3 टुकड़ों में अलग-अलग बिंदुवार बताया है, आपको याद रखने के लिए। हमने वाक्य लंबे-लंबे नहीं बनाए हैं, लेकिन आपको याद रखने के लिए बिंदुवार इस चीज़ को वर्णित किया है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E बराबर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, यानी बराबर उस बिंदु पर रखे हुए परीक्षण मात्रक धनावेश पर लगने वाला बल। यानी कोई विद्युत क्षेत्र है और उसका किसी बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी है, तो उस बिंदु पर आप एक परीक्षण मात्रक धनावेश रख दीजिए, यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, लेकिन कौन सा? प्लस। और फिर उस पर ज्ञात कीजिए कि उस पे कितना बल लग रहा है उस क्षेत्र के कारण। वो जो बल लगता है मानक परीक्षण आवेश पर, धनावेश पर, उस बल को उस क्षेत्र पर, उस क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर कहते हैं। यानी E बराबर F/Q0। ये ध्यान रखिएगा कि जब तीव्रता की बात आए, इसका मतलब बल अपॉन आवेश। तो E बराबर F/Q0 और इसको वेक्टर में हम बताएं तो ऊपर तीर लगा दिया हमने। स्वाभाविक है कि राइट हैंड पे F बल की जो दिशा है, वही लेफ्ट हैंड में E की तीव्रता की दिशा होगी। इसलिए ये भी कंसेप्ट क्लियर करें कि जिस दिशा में बल लग रहा है परीक्षण मात्रक धनावेश पर, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसको लिमिट में लें तो हम E बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0 है ना। Q0 को कम करते जाइए, Q0 बहुत छोटा है वैसे भी, और ये वैल्यू आ जाती है कि F यानी बल की मात्रक है न्यूटन, और Q0 आवेश की मात्रक है कूलम। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या हो गई? न्यूटन अपॉन कूलम। अब आवेशित चालक है और उसकी सतह पर हमको विद्युत बल निकालना है। तो पहले तो ये मान के चलिए कि चालक का कोई सा भी डिजाइन हो, कोई सी भी आकृति हो, जब चालक को संपूर्ण जो आवेश हम देते हैं, वो संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समानतः वितरित हो जाता है, समान रूप से वो फैल जाता है चार्ज। और अगर हम, जैसे इसमें चित्र देखिए आप, हमने एक गोली चालक लिया है, तो गोली चालक पे हमने चार्ज दिया, वो चार्ज चारों तरफ फैल गया, प्लस 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 हमने लिखा हुआ है। अब इस चालक को मैं 2 भागों में बाँटता हूँ। एक तो बहुत अल्पांश, छोटा-सा एक अल्पांश AB लेता हूँ, जिसका छोटा-सा क्षेत्रफल ds होगा। तो पूरे चालक में एक तो छोटा-सा अल्पांश AB हो गया, और बाकी जो फिर बचा हुआ बड़ा अल्पांश है ACB। C मैंने एक पॉइंट दे दिया है समझने के लिए। तो मैंने पूरे चालक को 2 भागों में बाँट लिया, एक सबसे छोटा अल्पांश और एक बड़ा अल्पांश। अब क्या होगा? AB छोटे अल्पांश पर भी चार्ज प्लस है और बड़े अंश ACB पर भी चार्ज प्लस है। इसका मतलब हुआ कि ये छोटा अल्पांश बड़े अंश पर प्रतिकर्षण करता है, दोनों में समान चार्ज है। इसी तरह से बड़ा जो अंश है वो छोटे अल्पांश AB पर प्रतिकर्षण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं पूरे चालक को कई छोटे-छोटे अल्पांश से मिला हुआ मानूं, तो चालक के जो पृष्ठ के सभी अल्पांश जो हैं, उनके द्वारा यदि किसी एक अल्पांश पर प्रतिकर्षण बल गिनता जाऊं, उनका योग लगाऊं, तो वो परिणामी बल आ जाएगा। समझिए, पृष्ठ के सभी अल्पांशों द्वारा किसी एक अल्पांश विशेष पर सभी लगने वाले प्रतिकर्षण बलों का योग वहां परिणामी बल होगा। इसका मतलब हुआ कि जब बल आ गया तो दाब की परिभाषा क्या है? दबाव की परिभाषा क्या होती है? बल अपॉन क्षेत्रफल। यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको दबाव कहते हैं। इसलिए विद्युत दाब बराबर हो गया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर परिणामी बल।
तो परिणामी बल तो मैंने निकाल दिया एक-एक छोटे-छोटे सारे अल्पांशों से कुल परिणामी बल निकाल दिया योग लगा के और उसमें क्षेत्रफल का भाग लगा दिया, तो विद्युत दाब बराबर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर परिणामी बल आ गया। अब आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में मैंने चार्ज दिया, गोली चालक में चार्ज फैल गया और इसके थोड़ा-सा पास में चालक के बाहर एक बिंदु मैंने P लिया, ठीक है? तो P बिंदु पर मैं ये मानता हूँ कि P बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP है। साइड पे देखिए में लिखा है ABC बराबर समांतर आवेशित गोली चालक का पृष्ठ है। सिग्मा इस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व है। सिग्मा पृष्ठ पे जो आपने आवेश दिया ना, तो पृष्ठ आवेश घनत्व, घनत्व किसको कहते हैं? घनत्व मतलब कुल कोई मात्रा बटे क्षेत्र। तो यहाँ क्या है, कुल जो आवेश हमने दिया उसमें अगर मैं क्षेत्रफल का भाग लगा दूँ, तो घनत्व आ जाएगा, उसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। पृष्ठ का पे जो घनत्व है ना? इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश है उसको घनत्व कहेंगे, उसको मैंने सिग्मा लिखा है। और P जो इसके बाहर एक बिंदु है चालक के, EP मैंने एक नाम दिया, EP इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए चित्र में P बिंदु पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा क्या होगी? पृष्ठ से लंबवत बाहर की तरफ। जो ये कागज का पृष्ठ है इससे बाहर की तरफ लग रहा है, वो तीव्रता लग रही है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के हिसाब से क्या है? जो आवेश है ना? आवेश घनत्व है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना? ये परिभाषा से है कि तीव्रता बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व बटे एप्सिलॉन 0। और देखिए पूरे गोली चालक के बीच का जो केंद्र बिंदु है Q, वहाँ पर चूँकि वो चालक के पृष्ठ के अंदर है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो शून्य होती है। पूरे चालक पे आवेश ज़रूर है, लेकिन उसके केंद्र में अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है और वही चालक के बाहर की तरफ P बिंदु पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलेगा। चलिए, अब हमको बिंदु P पर जो बाहर है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये तीव्रता क्या होगी? ये तीव्रता बराबर होगी, पहले तो हमने जो छोटा क्षेत्रफल अल्पांश लिया AB, छोटा-सा अल्पांश लिया, उसका मान लो छोटा-सा क्षेत्रफल है DS। तो ये जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ये होगी EP बराबर DS क्षेत्रफल वाले अल्पांश AB के कारण तीव्रता प्लस शेष भाग जो ACB है उसके कारण तीव्रता। दोनों तीव्रता को जोड़ दीजिए, छोटे अल्पांश की तीव्रता जोड़ दीजिए उसके कारण और बड़े भाग के कारण अल्पांश जोड़ दीजिए। यानी इसको मैं नाम देता हूँ E1 प्लस E2। अब इसका मतलब EP बराबर, अच्छा E1 कितना है? E1 यानी क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या बताई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है ना? तो बिंदु P पर E1 और E2, E1 क्या है? देखिए चित्र में आइए, E1 है अल्पांश AB के कारण तीव्रता बिंदु P पर, और E2 क्या है? बाकी का जो अंश है ना ACB, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E2। E1 की दिशा भी बाहर की तरफ है, E2 की दिशा भी बाहर की तरफ है, इसलिए P पे कुल जो तीव्रता लग रही है E1 प्लस E2, उसकी दिशा एक ही है और सतह के बाहर लंबवत है। ओके, तो ये समीकरण 1 हमारे पास आया, EP बराबर E1 प्लस E2 यानी EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और जो केंद्र का बिंदु Q था गोली चालक का, उस पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी बताई हमने? 0 होती है हमेशा। तो EQ मतलब 0 कब होगी? जब जो बाहर की तरफ E1 भी लग रही थी और E2 भी लग रही थी, तो अब केंद्र बिंदु के लिए क्या हो गया? E1 तो लग रही है ऊपर की तरफ और E2 लग रही है अंदर की तरफ। तो यहाँ E1 प्लस E2 नहीं होके केंद्र के लिए E1 माइनस E2 हो गया, क्योंकि E1 ऊपर की तरफ जा रही है और E2 अंदर की तरफ जा रही है। और वैसे केंद्र पे तीव्रता शून्य होती है, तो EQ बराबर E1 माइनस E2 भी हो गया और EQ केंद्र पे लगने वाला 0 भी हो गया, तो 0 बराबर E1 माइनस E2 हो गया। इसका मतलब E1 बराबर E2 होगा। यानी गोली चालक के केंद्र के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर E2 होगी, जहाँ E1 तो है किसी अल्पांश के कारण बाकी अंश पे लगने वाली तीव्रता, और E2 क्या है? किसी बड़े अंश की तरफ से उस अल्पांश पे लगने वाली तीव्रता। तो ये समीकरण 2 आ गया, E1 बराबर E2। तो हमारे पास 2 समीकरण आए, E1 प्लस E2 बराबर
सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 और समीकरण 2 से आया E1 बराबर E2। इन दोनों से हमने हल किया, है ना? तो E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 और E1 की जगह मात्रा रख दी E2, तो 2E2 बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 आ गया। इससे हमें समीकरण 3 मिल गया, E2 बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0। इसका मतलब हुआ E2 क्या है? भाग ACB, जो बड़ा भाग है ACB के कारण अल्पांश AB पर जो विद्युत क्षेत्र है। E1 तो है छोटे अल्पांश के कारण बड़े क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र, और E2 है बड़े अंश के कारण छोटे अल्पांश पर जो विद्युत क्षेत्र है। ये E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ गया समीकरण 3 से। अब आप देखिए, मान लीजिए वो अल्पांश जो AB था, जिसका क्षेत्रफल ds है, मान लीजिए उस पे मान लीजिए चार्ज जो है, आवेश है छोटा सा, वो dq है। तो आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर घनत्व इंटू क्षेत्रफल। साइड पे देखिए, घनत्व की परिभाषा क्या होती है? सिग्मा बराबर कुल आवेश dq अपॉन क्षेत्रफल का भाग लगाइए ds। ये आवेश घनत्व होगा। तो सिग्मा बराबर जब dq ds है, इसका मतलब dq बराबर क्या हुआ? क्रॉस गुणा करके देख लो, dq बराबर सिग्मा ds होगा। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। और df, अब df क्या है? इस अल्पांश AB पर लगने वाला बल, बल थोड़ा छोटा वाला बल, अल्पांश AB पर बल। AB पर बल क्या होता है? बल की परिभाषा क्या है? तीव्रता इंटू आवेश। कितनी तीव्रता लग रही है, कितना आवेश लग रहा है, गुणा कर लो, बल आ जाएगा। तो E2 की जगह तो मैंने E2 ये ऊपर जो कीमत लिखी है E2 की, वो E2 के बराबर तो मैंने लिख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और DQ की कीमत भी ऊपर लिखी है सिग्मा डॉट ds, दोनों का मान रख दिया। तो क्या आ गया? DF बराबर सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, वापस में सिग्मा की वैल्यू रखूं, एप्सिलॉन 0 E, तो DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ds, या सिग्मा 0 E का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। और ये जो गणित मैंने की, ये गणित कर आके आ गई DF बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर ds। इसका मतलब ये है कि अब मैं अगर DF का इंटीग्रेशन कर दूं तो F आ जाएगा, यानी संपूर्ण चालक पृष्ठ पर बल आ जाएगा, जिसको मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रख दिया है। इसका मतलब F बराबर DF का इंटीग्रेशन, यानी 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर ds, यानी समीकरण 4 में जो वैल्यू थी उस हिसाब से इसका वैल्यू रखूं तो ये फॉर्मूला मिल गया हमको, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ds। और इस बल की दिशा होगी पृष्ठ से बाहर लंबवत, क्योंकि F और E दोनों की दिशा एक सी होती है। तो तीव्रता अगर बाहर की तरफ लग रही है, क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बल भी बाहर की तरफ लगेगा। अब देखिए, बल आ गया तो फिर दाब आ गया, बल बटे क्षेत्रफल बराबर दाब। तो विद्युत दाब P बराबर क्या हो गया? सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर बल, यानी P बराबर DF अपॉन ds। बल में क्षेत्रफल का भाग लगा दिया, यानी समीकरण 4 से हमने DF का मान रखा सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बटे ds कट गया, और लास्ट में फॉर्मूला हमको P इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर आ गया। ये प्रश्न पूरा हो गया आपका। एक प्रश्न और लेते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें। किसी विद्युत ध्रुव के कारण इसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो देखिए, पहली बात तो विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र में, कोई विद्युत क्षेत्र में कोई आप क्षेत्रफल को लें, उस क्षेत्रफल से जो लंबवत निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, उसको फ्लक्स कहते हैं। एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं हैं, उन सब बल रेखाओं की संख्या को के योग को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो डी फाई यानी फ्लक्स बराबर ई डॉट डी ए, ई यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और उसका डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्षेत्रफल के संग मिला लो तो आपका डी क्यू आ जाएगा। अब आप देखिए, विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ? ए बी चित्र देखिए, ए बी में द्विध्रुव है तो ए बिंदु पर माइनस क्यू चार्ज है और बराबर मात्रा का, लेकिन विपरीत दिशा का चार्ज, विपरीत प्रकृति का चार्ज बी पर है प्लस क्यू, और दोनों का मध्य बिंदु है ओ। तो यानी अगर विद्युत बहुत छोटी दूरी है ये,
दोनों चार्ज के बीच की दूरी कुल d है, तो मध्य बिंदु जो O है उससे A की दूरी d/2 और O से B की दूरी d/2 है। और इसके अक्ष पर मतलब इसकी जो लंबाई के सहारे जो अक्ष जा रहा है राइट हैंड पे, उस पर एक बिंदु दिया है P, और अब P पर इस द्विध्रुव के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, P पर एक टेस्ट चार्ज, परीक्षण चार्ज जो धनावेश होता है उसको रख देते हैं और फिर उसका असर देखते हैं। तो P पे जब धनावेश हमने परीक्षण चार्ज रखा तो B बिंदु पे प्लस Q है, तो प्लस Q के कारण दोनों चार्ज समान प्रकृति के हो गए, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बल किस तरफ से आएगा, बाहर की तरफ। B से परे जा रहा अक्ष के सहारे, तो बल जब जा रहा है परे तो बल की ही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो E1 भी परे जा रहा है। लेकिन जब A बिंदु के माइनस Q की बात करेंगे तो P बिंदु पर जो हमने परीक्षण चार्ज प्लस रखा है, दोनों के बीच में माइनस और प्लस के कारण आकर्षण होगा, तो अब बल किस तरफ लगेगा, P से A की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ अक्ष के सहारे, और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E2 वो भी अंदर की तरफ लगेगी। तो द्विध्रुव के B के कारण तो E1 जा रही है अक्ष के बाहर की तरफ, अक्ष के सहारे राइट हैंड पे, और द्विध्रुव के बिंदु A के कारण तीव्रता E2 जा रही है अक्ष के सहारे A की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, तो हम अब बिंदु P पर पहले तो तीव्रता निकाल देते हैं। बिंदु P के कारण, बिंदु P पर जो प्लस Q है उसके कारण तीव्रता निकाल लो, और बिंदु A पे जो माइनस Q है उसके कारण तीव्रता निकाल लो। दोनों तीव्रता को जोड़ दो तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बिंदु B पर जो प्लस Q चार्ज रखा है उसके कारण तीव्रता कितनी हुई P पर, परिभाषा के हिसाब से चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहाँ से गिनते हैं, डिस्टेंस गिनते हैं विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है O, उससे जो दूरी है P तक की, उस डिस्टेंस का जो स्क्वायर है, तो वो डिस्टेंस हमने चित्र में देखिए R माना है। तो इस B बिंदु के कारण, B पर प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता हुई चार्ज आवेश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी Q अपॉन BP स्क्वायर, B से P की दूरी। अब BP चित्र में देखिए, BP दूरी क्या है, OP में से OB घटा दो, OP में से OB घटा दो, तो OP तो पूरी है R, क्योंकि हमने मध्य बिंदु से गिनी है, और OB जो है वो द्विध्रुव की आधी दूरी d/2। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, E1 बराबर K कांस्टेंट है, Q आवेश अपॉन OP माइनस OB का होल स्क्वायर, यानी KQ अपॉन OP। देखिए OP कितना हुआ, OP कुल दूरी है R, और उसमें से आधी द्विध्रुव की दूरी घटा दी मैंने d/2, तो R माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 आ गया। अब बिंदु P पर मैं जो A पे माइनस Q चार्ज रखा है उसके कारण तीव्रता निकालूं E2, तो वापस वही फॉर्मूला आया, कांस्टेंट लग गया K इंटू आवेश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, KQ अपॉन AP स्क्वायर, और इसकी दिशा कहाँ होगी, PB, अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसमें A से लेके P की दूरी कितनी होगी, A से लेके P की दूरी कितनी होगी, AO प्लस OP, और AO कितनी है, आधी दूरी d/2, और उसमें OP कितनी दूरी है, R, तो d/2 प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए समीकरण 2 में हमने वही लिखा, KQ बराबर R प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो दोनों समीकरण में फर्क देखिए, नंबर 1 में E1 में बटे में R माइनस d/2 का होल स्क्वायर है, और समीकरण 2 में R प्लस d/2 का होल स्क्वायर है, और इसलिए अब बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र निकालना है, तो E1 माइनस E2। देखिए माइनस क्यों लगाया, क्योंकि E1 जा रहा है अक्ष के राइट हैंड पे, और E2 जा रहा है अक्ष के अंदर बिंदु A की तरफ। तो E1 की दिशा और अक्ष के सहारे तो है लेकिन बाहर की तरफ है, और E2 की दिशा अंदर की तरफ है, इसलिए परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2 होगी। और अब समीकरण A से E1 और E2 की वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू रखी हमने, KQ अपॉन R माइनस d/2 होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस d/2 होल स्क्वायर। इसको सरल करते करते हम नीचे चले जाएंगे,
एक चीज़ इसमें सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि एक शब्द आता है, एक टर्म आती है द्विध्रुव आघूर्ण, उसको पी कहते हैं और वो पी बराबर होता है आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी d, यानी द्विध्रुव की जो डिस्टेंस है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज तक प्लस क्यू से, वो डिस्टेंस हमने d मानी है, तो d और इंटू एक आवेश का परिमाण q, इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो उसको द्विध्रुव आघूर्ण p कहते हैं। तो जहाँ जहाँ इस समीकरण को तय किया, जहाँ QD आया है वहाँ QD में P लिख दो आप। और दूसरा ध्यान रखना है कि d²/4, d यानी पूरी दूरी, बहुत छोटी दूरी है दोनों द्विध्रुव की लंबाई, किसकी तुलना में, वो जो P बिंदु की दूरी है R उसकी तुलना में। तो इस जो समीकरण को हल कर रहे हैं उसमें d²/4 एक बहुत छोटी राशि हो जाती है, क्योंकि d²/4 R² की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए d²4 को हम छोड़ देते हैं। तो इस फॉर्मूले को आते समय दो चीज़ का ध्यान रखो कि एक तो जहाँ QD आया है वहाँ द्विध्रुव आघूर्ण P लिख दो और d²/4 को छोड़ दो, तो ये फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2rp/r4 आ जाएगा। और इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो देखिए सबसे नीचे E के ऊपर मैंने तीर लगाया है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट है, 2p, p में ऊपर तीर लगाया अपॉन r³ लिखा है। और दिशा आप देख लीजिए लेफ्ट और राइट हैंड के हिसाब से कि ई की परिणामी तीव्रता की दिशा वही है जो पी यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, यानी दिशा बीपी या पी की ओर है, बाहर की तरफ। एक प्रश्न और लीजिए, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दें और विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। अभी हमने द्विध्रुव के अक्ष के सहारे हमने कोई बिंदु लिया और उस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब हम निरक्ष रेखा पे निकालेंगे, निरक्ष रेखा मतलब वाई एक्सिस पे। अभी तो द्विध्रुव की जो लंबाई थी ए से बी, उसी के सहारे सारे अक्ष के सहारे हमने एक बिंदु लेके उस पर तीव्रता निकाली। अब हम इससे लंबवत, द्विध्रुव जो है उससे लंबवत, उसको निरक्ष रेखा कहते हैं, वाई एक्सिस, उसके सहारे तीव्रता निकालेंगे। तो पहले तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, उनको द्विध्रुव कहते हैं। अब निरक्ष रेखा पर हमें क्षेत्र निकालना है। डायग्राम देखिए, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, हमने इसकी लंबाई इस बार 2a ली है, ठीक है ना। पिछले वाले में तो d ली थी ना, 2a इसलिए ली ताकि जो मध्य बिंदु है ना इसका O पूरे द्विध्रुव का, वो आधा a हो जाए आधा a हो जाए, तो पूरी लंबाई को मैंने 2a कह दिया। और निरक्ष यानी वाई एक्सिस पे लंबवत एक वाई एक्सिस गया, उस पर एक बिंदु P लिया है, स्वाभाविक है P की दूरी A और B से बराबर होगी, क्योंकि नीचे AO और OB तो बराबर बराबर दूरी पर हैं, तो AP बराबर BP हो गया, ठीक है। अब आप देखिए वापस वही तरीका, बिंदु P पर एक धनावेश परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज रख लीजिए, उस पर तीव्रता निकालिए। तो पहले तीव्रता निकालोगे आप प्लस Q, जो बिंदु B है उस चार्ज के कारण P के प्लस परीक्षण आवेश पर, तो स्वाभाविक प्रतिकर्षण होगा तो बल बाहर की तरफ लगेगा, तो बल जो बाहर लगेगा तो तीव्रता भी E1 जो है बाहर की तरफ लगेगी। देखिए E1 लग रही है दिशा BP से बाहर की तरफ। और जब हम A बिंदु के -Q से तीव्रता और बल गिनेंगे तो P बिंदु पे तो रखा है परीक्षण आवेश धनावेश और A पर रखा है -Q, तो दोनों के बीच में आकर्षण होगा, तो बल भी किस तरफ लगेगा, बिंदु A की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ नहीं लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। कौन सी दिशा में लगेगा, PA की तरफ लगेगा। तो E2 जो इसकी तीव्रता होगी वो भी किस तरफ लगेगी, PA की तरफ लगेगी। तो E1 ऊपर जा रहा है, E2 नीचे आ रहा है। अब आप देखिए मैंने एक जैसा नीचे अक्ष बनाया ना बन का द्विध्रुव का AB, उसके पैरेलल P बिंदु पर एक अक्ष बनाया x दिशा, लेफ्ट में दिख रहा होगा ऊपर PX। तो PX दिशा से जो E1 है B के कारण जो तीव्रता है उसका एंगल बन रहा है थीटा। देख लीजिए एंगल ऊपर लिखा है ना E1 PX थीटा है। तो ज्योमेट्री के हिसाब से
दूसरा एंगल एक्स पी ए बी थीटा होगा और नीचे जो एंगल ए और बी हैं वो भी थीटा बन जाएंगे। ये इसलिए किया मैंने कि अब क्या होता है कि जो E1 तो जा रहा है बाहर की तरफ, बिंदु बी के कारण जो E1 तीव्रता लग रही है वो बाहर की तरफ लग रही है, तो उसकी E1 के जो दो घटक होते हैं, एक तो वाई एक्सिस पे E1 साइन थीटा होगा और एक्स एक्सिस के तहत यानी पी एक्स दिशा में उसका होगा E1 कोस थीटा। इसी तरह से E2 जो लग रहा है अंदर की तरफ, E2 का भी एक्स दिशा में लगेगा E2 कोस थीटा और ऊपर वाई दिशा में लगेगा E2 साइन थीटा। तो देखिए बी के कारण जो E1 है और ए के कारण जो E2 है, इनका दोनों E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा तो एक ही दिशा में हो गया, पी एक्स दिशा में, है ना? आप चित्र से देख लीजिए। तो E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा तो पी एक्स में दोनों एक ही दिशा में हो गया, तो वो तो घटक जुड़ गया। तो एक्स दिशा में तो घटक उल्टी दिशा में एक्स दिशा में E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा हो गया। ओके, अब जो साइन थीटा वाला घटक था लंबवत वाला वाई एक्सिस के तहत, तो जो बी के कारण E1 लग रहा था, E1 के कारण जो वाई दिशा में E1 साइन थीटा था और इधर E2 के कारण जो साइन थीटा E2 साइन थीटा था वो नीचे की तरफ था। तो E1 साइन थीटा ऊपर जा रहा है, E2 साइन थीटा नीचे जा रहा है और E1 और E2 चूंकि बराबर हैं तो इन दोनों की मात्रा बराबर हुई, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने का मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस में साइन थीटा वाला जो घटक है वो तो कैंसिल हो गया और परिणामी तीव्रता सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा वाली निकल आई। अब ये तो समझने की बात थी, अब हम निकालते हैं गणना। तो बिंदु P पर पॉइंट नंबर 3 चल रहा है मेरा। बिंदु P पर इकाई परीक्षण धनावेश रखने पर अब देखिए चूंकि PA और PB है ना, पाइथागोरस थ्योरम की है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ PA स्क्वायर है ना, नीचे का ट्राइंगल देख लीजिए POB या POA देख लो, तो PA स्क्वायर PA और PB बराबर है, यानी PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर बराबर PB और PA क्या है, कर्ण है। तो ये कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है R और आधार कितना है OB या OA, है ना, द्विध्रुव की आधी दूरी A। तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बिंदु B पर जो धनावेश प्लस Q है उसके कारण P पर बिंदु P पर तीव्रता कितनी हुई, E1 बराबर तीव्रता का वापस फॉर्मूला क्या होगा, आवेश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और कांस्टेंट तो लग ही रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वो तो लगेगा ही। तो E1 बराबर हुई Q बटे PB स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी PB का स्क्वायर और PB का स्क्वायर ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब बिंदु A पे आ जाओ, A के जो कारण तो माइनस Q का कारण माइनस Q चार्ज है, उसके कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 कितनी आ गई, वही आवेश Q बटे कांस्टेंट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ही, आवेश बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस है वो कौन सा है, PA का स्क्वायर, और PA स्क्वायर भी वही है जैसा PB स्क्वायर था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। उस हिसाब से यहाँ भी PA स्क्वायर आ गया, यानी वही R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया। तो T2 बराबर भी क्या आ गया, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो देखिए समीकरण A में जो E1 है और समीकरण 2 में जो E2 है दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि परिमाण में मात्रा में तो E1 बराबर E2 हो गए, पर E1 की जो दिशा है बिंदु B के कारण वो तो होगी बाहर की तरफ, और A बिंदु में जो माइनस Q चार्ज है उसकी दिशा होगी अंदर की तरफ। तो परिमाण तो दोनों का बराबर है E1 E2, लेकिन दिशाएं अलग अलग हो गई। अब जैसा मैंने कहा कि साइन थीटा तो आपस में क्रॉस हो गए और दोनों E1 और E2 के जो कोस थीटा घटक हैं वो जुड़ गए एक्स दिशा में। तो परिणामी तीव्रता जो आई वो आई E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ये देखिए, ये पहली लाइन पढ़िए इसमें, अर्थात यहाँ से, अर्थात परिणामी तीव्रता E जुड़कर PX दिशा में होगी E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, और परिणामी तीव्रता E घटकर
वाई दिशा जो ऊपर वर्टिकल दिशा जा रही है उसमें परस्पर निरस्त हो जाएगी। E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा बराबर 0 हो गया। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 चूंकि E2 बराबर हैं दोनों, तो ये बराबर हो गया 2E1 cos थीटा। वैल्यू रख लीजिए। E1 की जगह वापस वही हमने बताया तीव्रता क्या होती है, आवेश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और कांस्टेंट तो लग ही रहा है 1/4πε0। तो E1 की जगह मैंने रख दिया Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस थीटा जो का लिख दिया। अब कोस थीटा की भी वैल्यू देख लो। आइए डायग्राम में वापस। कोस थीटा बराबर क्या होता है किसी भी एंगल में, कोस थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। तो इस एंगल में देख लो भले आप, इस ट्राइंगल में पी ए ओ ट्राइंगल लूँ या पी ओ बी ट्राइंगल लूँ, कोस थीटा ये नीचे दोनों ए और बी एंगल थीटा है, कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कौन सा है, ए ओ की लंबाई कितनी है, ए 2a पूरी है तो आधी ए, आधार अपॉन कर्ण, कर्ण यानी पी ए बराबर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये देखिए कोस थीटा की वैल्यू इस लाइन से पढ़िए, कोस थीटा बराबर आधार ए अपॉन कर्ण, कर्ण का स्क्वायर तो होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो मैंने इस फॉर्मूले में कोस थीटा की भी वैल्यू रख दी, कोस थीटा बराबर ये, और इसको सरल किया। और वापस फिर जो ध्यान रखने वाली बात आई, हम इसको द्विध्रुव आघूर्ण P की रूप में ले रहे हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण P की फॉर्मूला क्या होता है, द्विध्रुव की लंबाई 2a इंटू आवेश Q, आवेश इंटू द्विध्रुव की जो लंबाई है 2a, उनको जो गुणा करते हैं वो आता है, उसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P। तो हमने जो सॉल्यूशन किया उसमें 2aq जहां भी आया वहां हमने P लिख दिया, और इस प्रकार फॉर्मूला बन गया E इक्वल टू, ये बन गया P अपन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर 3/2, यहाँ पाई लिखना रह गया शायद, ठीक है ना। तो इसको सदिश रूप में जब हम लिखते हैं, अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड में E है, राइट हैंड में P है, तो वेक्टर रूप में क्या होगा, E की दिशा कौन सी होगी, वही दिशा होगी जो राइट हैंड में P की दिशा है, और P बराबर क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, आवेश इंटू 2a मतलब लंबाई। तो लंबाई यानी P जो है 2a इंटू क्यू, P की दिशा कौन सी हुई, लंबाई की दिशा हुई जो A की दिशा है। तो यहाँ E भी जो है परिणामी तीव्रता E, इसकी दिशा भी P वाली दिशा होगी, लेकिन P की दिशा माइनस तरफ होगी। हर जगह मैंने माइनस लिख दिया, इसलिए लास्ट में देखिए माइनस क्यों होगी, माइनस इसलिए होगी कि अब हमने ए की दिशा कहाँ जा रही है, ए से बी जा रही है मेरे राइट हैंड पे, और ऊपर जो कोस थीटा निकाला वो दिशा कहाँ जा रही है, पी से एक्स लेफ्ट दिशा में जा रही है ना। तो ए की दिशा लेफ्ट तरफ जा रही है, इसका मतलब माइनस दिशा में जा रही है। इसलिए जब हमने वेक्टर के रूप में लिखा तो लास्ट में हमने जाके फॉर्मूले के आगे माइनस लगा दिया, ये लगा दिया माइनस, पी बराबर माइनस पी अपन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 3/2, ठीक है। और यहाँ भी हमने चूंकि ए जो है आधी दूरी है द्विध्रुव आघूर्ण की, वो उस आर की तुलना में, जो आर दूरी है ना वाई एक्सिस पे जहाँ बिंदु रखा हुआ है, बिंदु पी, उस आर की तुलना में ए चूंकि बहुत छोटा है, इसलिए इस गणित में हमने ए स्क्वायर को नगण्य मान लिया है, सिर्फ आर स्क्वायर को ही लिया है। तो ये जब आप फॉर्मूला सॉल्व करें तो दो चीज़ का लास्ट में ध्यान रखना, कि एक तो द्विध्रुव आघूर्ण P, जहाँ भी 2aq आए वहाँ P लिख देना, और ए स्क्वायर चूंकि नगण्य है इसलिए ए स्क्वायर को छोड़ देना। दो चीज़ को ध्यान रख के आप आओगे तो ये फॉर्मूला आपका लास्ट में बन जाएगा, और उसको सदिश राशि में फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का ये 2-3 उदाहरण थे
निबंधात्मक प्रश्न के इस तरह से लंबे आते हैं और उसमें हमने आपको तरीका बताया कि एक-एक चीज़ को आप बिंदुवार लिखिए, डिस्क्रिप्टिव कम लिखिए, बिंदु से बिंदु ज़्यादा लिखिए, तो एक तो शॉर्ट में आपको समझ में भी आ जाएगा और ये जो पिक्चर आपके दिमाग में एक पॉइंट बनी है टुकड़ों-टुकड़ों में, वो भी याद रहेगी एग्ज़ाम के टाइम पे। ये हमारा निबंधात्मक प्रश्न है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में इसी पहले चैप्टर का आंकिक प्रश्न लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे और इसलिए हम यहाँ पर अब विश्राम लेते हैं।